आज के दौर में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। तो हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले ये देखें कि ग्रीन हाउस हम लोग कहते किसको। ठंडे प्रदेशों में खेती करने के लिए हम लोग कड़े कांच का घर बनाते हैं। और इसके अंदर में कुछ फसलों को बोते हैं। होता क्या है कि सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं, शॉर्ट वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स जो भी है, वो कांच से होकर प्रवेश कर जाती है और वहां से पृथ्वी तक पहुंचती कांच के अंदर। इसमें क्या होगा, चूंकि कांच रेडिएशन को, चूंकि वो कांच पारदर्शी है इसलिए रेडिएशन उसमें उससे होकर रोके नहीं जा सकते, वो जो है सो अंदर प्रवेश कर जाता है। अब पृथ्वी जो है उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और फाइनली उसको रेडिएट करती है। उसको फिर से छोड़ती। आप किरचॉफ्स लॉ में इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बॉडी है, वो जिस रेशियो में एब्जॉर्ब करती है उसी रेशियो में रेडिएट करती, इमिशन करती। लेकिन इस एब्जॉर्प्शन और इमिशन के क्रम में अंतर यह होता है कि जो सूर्य से आने वाली जो किरणें थी वो शॉर्ट वेव्स थी और ये जो रेडिएटेड वेव्स हैं ये लॉन्ग वेव्स हो गई। लॉन्ग वेव्स का मतलब कि लैम्डा हाई, ये हीट है। ये क्या है? लॉन्ग वेव्स है, हीट है, हाई वेवलेंथ। तो शॉर्ट वेव्स, छोटे वेवलेंथ वाली तरंगें इसमें अंदर आई और परिवर्तित होकर वो रेडिएट हो गई, पृथ्वी के माध्यम से अब्जॉर्ब हुई, फिर रेडिएट हुई और अल्टीमेटली वो कन्वर्ट किस चीज में हुई? हीट में। अब ये चूंकि लॉन्ग वेव्स हैं तो वो लॉन्ग वेव्स इस कांच जो कि कुचालक है इसको पार नहीं कर पाते। नतीजा क्या होता है कि इसी के अंदर में ये सारा डेवलप्ड हीट रह जाता है, इससे बाहर नहीं जा पाता। तो इस तरह से इस क्षेत्र के बीच का टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है। स्पष्ट है स्थिति कि सूरज से आने वाली प्रकाश की शॉर्ट वेव्स किरण कांच के पारदर्शी माध्यम को पार करते हुए पृथ्वी तक पहुंची। किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से पृथ्वी ने उसको जिस रेशियो में एब्जॉर्ब किया वो उसी रेशियो में रेडिएट करेगी और वो रेडिएटेड वेव वो शॉर्ट वेव न रह के लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाएगी और ये जो लॉन्ग वेव है अब इस कुचालक घेरे को पार करने में समर्थ नहीं होगी। उसका अंतर ये हो गया कि अब जो है इसके अंदर में ये लॉन्ग वेव्स बढ़ गया। अब ये लॉन्ग वेव्स क्या था? वो था हीट। तो ये हीट दिन प्रतिदिन इस क्षेत्र का बढ़ते जाएगा और यहाँ पर इस कृत्रिम तरीके से हम लोग इस क्षेत्र में खेती करने के लिए अपेक्षित तापमान को क्रिएट कर लेते हैं। साइबेरिया और आसपास के क्षेत्र में ये काफी कॉमन प्रचलन है। इसको हम लोग नाम देते हैं ग्रीन हाउस। अब आइए वापस ग्रीन हाउस इफेक्ट पर्यावरण को समझें।
पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, एक पट्टी बनी हुई है हवा के अलग अलग, ये एक ब्लैंकेट है इसके तरफ, एक तरह से कहा जाए। इस वायुमंडलीय घेरे में कई महत्वपूर्ण गैसेस हैं। इसके अतिरिक्त वाटर वेपर है। वाटर वेपर के बाद कुछ बहुत सारी गैसेस और दूसरे, जैसे ओजोन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, उसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब। इसमें बहुत सारी गैसेस जो है नेचुरली उसमें रहती है। बहुत सारे उत्सर्जन के जो है सो हम लोग जो अपनी मानवीय क्रियाओं के माध्यम से उत्सर्जित करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, तो दोनों ही तरीके से, एक तो नेचुरल तरीके से भी रहता है और दूसरा जो प्रदूषण के माध्यम से हम लोग जो ह्यूमन एक्टिविटी के माध्यम से उसमें जो है सो वायुमंडल में शामिल कर देते हैं, एरोसोल, CFC वगैरह। तो CFC, एरोसोल, ये सब जो है इसके चारों तरफ है। अब देखिए, सूरज से आने वाली किरणों को पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है। आप इसके पहले इंसोलेशन का हीट बजट आप जानते होंगे कि सूर्य से आने वाली किरणें वातावरण के द्वारा एब्जॉर्ब होती है, कुछ पृथ्वी तक आती है, फिर इससे परावर्तित हो जाती है चमक के माध्यम से, और कुछ एब्जॉर्ब होने के बाद रेडिएट होती है। ये सब हम लोग जो है सो हीट बजट में किसी दिन और दिन देखेंगे। फिलहाल सूरज से आने वाली किरणों को पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको फिर से हीट के रूप में रेडिएट कर देती है, जिसको ये जो हमारा पुराना गैसेस का जो लिस्ट था उसके द्वारा वायुमंडल के अंदर ही रोक लिया जाता है। जो आइदर नेचुरली अकरिंग O3, CO2 वगैरह हो, या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से CO, CFC, एरोसोल वगैरह हो, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड वगैरह हो। ठीक है ना। तो दो वजह से हो सकता है, एक तो नेचुरल और दूसरा मैनमेड। अभी वाटर वेपर भी है गैसों के अतिरिक्त। तो वाटर वेपर और गैस और दूसरी चीजें सब मिलकर एक कुचालक घेरा बना लेती है पृथ्वी के चारों तरफ, और ये कुचालक घेरा जो है सो इस उत्पन्न हीट को बाहर जाने नहीं देगा। तो इस पृथ्वी के आसपास का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। ये जो तापमान बढ़ने की घटना है, इसको हम लोग ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं। ये वैसे ही काम कर रहा था जैसे ग्रीन हाउस कर रहा था, इसलिए इसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम देते हैं। कोई दिक्कत है इसमें समझने में? अब देखिए, ग्रीन हाउस जब ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये सब पहले से है, तो उसमें वाटर वेपर, तो ये नेचुरल ग्रीन हाउस तो शुरू से चलता आ रहा है ना। तो क्या इसको भी जो है तो हम लोग उसी कंसिडरेशन में रखें ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो अगर नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान, अगर ये प्रक्रिया नहीं होती शुरू से, तो -18 डिग्री सेल्सियस के आसपास एवरेज रहता।
औसतन कितना होता है, -18 डिग्री के आसपास होता। तो उस स्थिति में जो वेजिटेशन है हमारे यहाँ, और जो हमारे यहाँ का जो मतलब जो जंतु है, फ्लोरा फाउना दोनों के बारे में एक तरह से समझ लीजिए, तो दोनों ही इस स्थिति में नहीं रहते, बल्कि कुछ और स्थिति में होते, जैसे कि हमारे यहाँ ध्रुवीय प्रदेशों में हुआ करता है। लेकिन इस ब्लैंकेट के वजह से ये जो नेचुरली प्रेजेंट जो वाटर वेपर वगैरह जो है, इसके वजह से हमारा तापमान बढ़ पाया लगभग 15 डिग्री औसत। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो नेचुरल है वो तो जरूरी है पृथ्वी के पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, और जीव जंतुओं को, जो सजीवों को जो है सो जीवित रखने के लिए, ये तो जरूरी ही था। लेकिन गड़बड़ी कहाँ होती है, गड़बड़ी होती है इसके वजह से, जो आदमी के द्वारा जो कृत्रिम गतिविधियां हो रही है, गाड़ियों का चलाना, इंडस्ट्रीज से धुआं वगैरह का निकलना, उन सब चीजों से जब ये ग्रीन हाउस गैसों का कंसंट्रेशन वायुमंडल के निचली परत में बहुत बढ़ता जा रहा है, तो वैसी स्थिति में ये जो है बहुत फास्ट हो जा रहा है। तब अगर ये फास्ट हो गया तो इस स्थिति में हमारा क्या होगा, हमारा ये होगा कि जो है सो ग्लेशियर वो पिघलने लगेंगे। जो अंटार्कटिका और आसपास के क्षेत्र में आप देखते हैं कि ग्लेशियर पिघलकर समुद्र में मिल रहा है। समुद्र तल में जल की ऊंचाई बढ़ेगी, और क्या होने वाला है कि जो जीव है जो कम तापमान पर सरवाइव कर सकते हैं वो नष्ट होने लगेंगे। तटीय प्रदेश डूबने लगेंगे। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हमको नजर आने लगता। तो यहां पर स्थिति ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक तो जरूरी था नेचुरली, ताकि पृथ्वी का टेम्परेचर बैलेंस रख सके। आप इसको कंपेयर कीजिए जो है सो वीनस से। वीनस के आसपास भी जो है सो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का घेरा है। इसलिए वहां पर दिन प्रतिदिन, सूरज भी निकट है, तो दिन प्रतिदिन वहां का तापमान बढ़ता ही चला जा रहा है। आज के डेट में औसत तापमान वहां पर 477 डिग्री सेल्सियस हो चुका है शुक्र का। और ये शुक्र का तापमान 477 डिग्री होना ये बहुत खतरनाक लेवल पर जा चुका है। तो यहां पर जो है सो एग्जिस्टेंस का संभावना है ही नहीं। हालांकि जो है सो बुध बहुत नजदीक है सूर्य के, शुक्र अपेक्षाकृत ज्यादा दूर है, बावजूद इसके यहाँ पर उसका तापमान बहुत ज्यादा है, इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से। तो कहने का मतलब है इस ग्रीन हाउस का इफेक्ट सिंपल सीधा हो गया ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के वजह से बहुत सारी बातें हो गई, तो इसको रोकना भी जरूरी है। इसलिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में अभी हाल में जो है सो 2015 में पेरिस में जो निर्णय लिया इस ग्रीन हाउस गैसेस, तो उसमें जो है सो कार्बन ट्रेडिंग, इन सब चीजों को बहुत सामने लाया गया और इसके रोकथाम की बात करी गई। तो कितनी कटौती करनी है कार्बन उत्सर्जन में, कितना जो है सो प्रदूषण का मानक रखना है, इन सब चीजों पर यहाँ पर हम लोगों को काम करने की जरूरत है, ताकि हम लोग पृथ्वी जैसे प्लेनेट को बचाने में समर्थ हो सके। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, धन्यवाद।